कल्पना कीजिए एक 95 साल के बुजुर्ग की। मतलब उम्र के इस पड़ाव पर शरीर इतना कमजोर हो चुका है कि वो अपनी चारपाई से उठ भी नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने केवल एक सूती अंडरवियर और एक पुराना सा घिसा हुआ गमछा पहना है। मौत जैसे दरवाजे पर खड़ी दस्तक दे रही है। ऐसे में किसी के भी मन में क्या आएगा? यही कि ये इंसान अपने जीवन के अंतिम दिन गिन रहा है, बस जाने की तैयारी है। हाँ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो इंसान मरने की तैयारी नहीं कर रहा है। वो उसी टूटी चारपाई पर लेटे लेटे गांव में एक नई लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय बनाने का नक्शा तैयार कर रहा है, लोगों से मीटिंग कर रहा है। ये दृश्य ना अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। मतलब जहां शरीर पूरी तरह हार मान चुका है, वह इंसान के भीतर कुछ नया निर्माण करने की जो आग है वो बुझ नहीं रही है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी असाधारण आग और ऊर्जा को समझने वाले हैं। मैंने जब इसकी रिसर्च शुरू की ना, तो मेरे पास बहुत ही विविध और दिलचस्प स्रोत थे। अच्छा, किस तरह के स्रोत? जैसे एक तरफ प्रभात प्रकाशन की छापी हुई विवेकी राय की किताब है उठ जाग मुसाफिर, दूसरी तरफ यूट्यूब पर साहित्य गंगा और प्लूटो हिंदी साहित्य जैसे चैनल्स के लेक्चर हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि टेक्स्ट बुक और अनअकैडमी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में भी इसी एक निबंध से घुमा फिराकर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। मतलब अकादमिक दुनिया से लेकर आम पाठकों तक इसकी गहरी पैठ है। एकदम। तो हमारा आज का मिशन यही है कि हम विवेकी राय के इसी प्रसिद्ध ललित निबंध उठ जाग मुसाफिर का विश्लेषण करें और उस मनोविज्ञान को डिकोड करें कि कैसे एक बीमार बुजुर्ग, जिसे समाज शायद एक बोझ मान ले, वो पूरे समाज के लिए एक जीती जागती लाइब्रेरी बन जाता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है मास्टर जगदीश बाबू का वो रचनात्मक स्वतंत्रता वाला पहलू। वो उस अंतिम आदमी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अंतिम आदमी मतलब जो एक पूरी सदी के बदलाव का गवाह रहा है। बिल्कुल। विवेकी राय जब उनसे मिलने जाते हैं तो मास्टर जी की वो शारीरिक जर्जरता देखकर उन्हें गहरा धक्का लगता है। धक्का लगना स्वाभाविक भी है। जो व्यक्ति कभी पूरे इलाके में अपने कड़क और चमाचम धुले खादी के कपड़ों के लिए जाना जाता था, जिसका अपना एक रुतबा था, उसे आज सिर्फ एक पुराने गमछे में देखना किसी को भी विचलित कर सकता है। करता ही है। लेकिन लेखक वहीं पर एक बहुत ही मार्मिक और गहरी बात कहते हैं कि ले लो कुछ इस अंतिम आदमी से। ये केवल एक भावुक अपील नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक सत्य है। ये वो पीढ़ी है जिसने बैलगाड़ी के पहिए से लेकर आसमान चीरते हवाई जहाज तक का सफर अपनी आंखों से देखा है, आजादी की लड़ाई देखी है। हाँ, समाज को टूटते बनते देखा है। तो उनका जो अनुभव है ना, वो किसी भी लिखी हुई किताब या यूनिवर्सिटी की डिग्री से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसको मैं ऐसे देखती हूँ जैसे मान लीजिए किसी के पास एक बहुत पुराना कंप्यूटर है, उसका मॉनिटर चटक गया है, कीबोर्ड के कई बटन गायब है। बिल्कुल कबाड़ लग रहा है। हाँ, और हर कोई यही सलाह दे रहा है कि इसे बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन उस टूटे फूटे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में कुछ ऐसा डेटा सुरक्षित है जो सदियों का इतिहास समेटे हुए है। बहुत सटीक उदाहरण दिया आपने। मास्टर जी का शरीर वो टूटा हुआ मॉनिटर है, लेकिन उनका दिमाग, उनकी स्मृति, वो अनमोल हार्ड ड्राइव है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि बाहरी टूट-फूट देखकर मान लेते हैं कि अंदर की मशीनरी भी खराब हो गई है। लेकिन मास्टर जी की वो हार्ड ड्राइव ज्ञान और उत्साह से पूरी तरह भरी हुई है। और यहीं पर इस निबंध का वो सबसे चर्चित विचार सामने आता है जिसने परीक्षाओं के पेपर सेटर्स तक का ध्यान खींचा है। मेरे नोट्स में भी यह पंक्ति हाईलाइट की हुई है। कौन सी पंक्ति? यही कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है। जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। हाँ, बहुत ही गहरी बात है ये। सुनने में तो ये बहुत काव्यात्मक लगता है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुक कर पूछना चाहूंगी, क्या ये विचार आज के दौर में थोड़ा किताबी नहीं लगता? किताबी कैसे? मतलब आज के यथार्थ में तो बूढ़े लोगों को अक्सर किनारे कर दिया जाता है। निबंध में भी तो ये सवाल उठाया गया है कि बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें। हाँ, ये तो है। तो जब समाज इस महान दान को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर इस महानता का क्या अर्थ रह जाता है? ये एक बेहद प्रासंगिक संदेह है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मास्टर जगदीश बाबू इस बात की परवाह ही नहीं कर रहे हैं कि समाज उनके दान को लेगा या नहीं। अच्छा, तो इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? देखिए, युवावस्था में मनुष्य जीवन भर केवल बटोरने में लगा रहता है। बैंक बैलेंस, ताकत, रिश्ते, घर, ये सब संचय का काल है। हाँ, इंसान हमेशा एक स्वार्थ या असुरक्षा से घिरा रहता है। बिल्कुल।
लेकिन जब इंसान मास्टर जी की उम्र में पहुंचता है तो उसके लिए भविष्य में संचय करने को कुछ बचता ही नहीं है। वो उस बिंदु पर हैं जहां उन्हें किसी से कुछ लेना नहीं है। यानी वो संचय करने की उस थका देने वाली दौड़ से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। एकदम। और यही वो आजादी है जो इंसान को एक शुद्ध निर्माता बनाती है। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो आप जो भी करते हैं वो स्वार्थ रहित होता है। वो शुद्ध दान होता है। हाँ, उन्हें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। वे लाइब्रेरी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अब वे सिर्फ समाज को देना चाहते हैं। वे मौत के इंतजार में बैठ के रो नहीं रहे हैं। यहाँ मुझे रविंद्रनाथ टैगोर का वो संदर्भ याद आ रहा है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है। मास्टर जी टैगोर की उन बांग्ला पंक्तियों को सच साबित कर रहे हैं, मरीते चाहे ना आमी सुंदर भुवने। यानी मैं इस सुंदर दुनिया में अभी मरना नहीं चाहता। बिल्कुल, मैं मनुष्यों के बीच खड़ा होकर इस सौंदर्य के बीच बांसुरी बजाना चाहता हूँ। और ये जो बांसुरी बजाने की इच्छा है ना, यही जिजीविषा है। जिजीविषा केवल सांस लेते रहने का नाम नहीं है, ये जीवन के सौंदर्य को आखिरी पल तक महसूस करने की कला है। मजे की बात देखिए, जो लोग मास्टर जी से उनका हालचाल पूछने आते हैं वो उम्मीद करते हैं कि मास्टर जी अपनी बीमारियों का रोना रोएंगे। हाँ, दवाइयों की पर्चियां दिखाएंगे। लेकिन मास्टर जी ऐसा कुछ नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं तो राम नाम का लड्डू और हरि नाम की मिश्री खा रहा हूँ। पहली बार पढ़ने पर शायद किसी को लगे कि बुढ़ापे में व्यक्ति बस धार्मिक हो गया है। लेकिन इसका अर्थ नितांत मनोवैज्ञानिक है। विवेकी राय ये समझाना चाहते हैं कि सच्चा स्वास्थ्य केवल इस भौतिक शरीर की मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। तो फिर सच्चा स्वास्थ्य क्या है? जो व्यक्ति स्वयं में स्थित हो जाता है, जो आत्म संयम पा लेता है, वही असल में स्वस्थ है। मास्टर जी का शरीर बीमार है लेकिन उनका स्व पूरी तरह से निरोगी है। मतलब उन्होंने बाहरी दुनिया की कड़वाहट को अपने भीतर जाने से रोक दिया है। बिल्कुल। लेकिन इसी के साथ एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या? जब मनुष्य अपनी सारी सांसारिक इच्छाओं से आजाद हो जाता है, शरीर साथ छोड़ रहा होता है, तब वो सबसे ज्यादा किसे पुकारता है? हाँ, निबंध में एक पंक्ति बार बार एक टेक की तरह उभर कर आती है, माता बिन आदर कौन करे। ये पुकार एक 95 साल के बुजुर्ग के मुंह से निकल रही है। और अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जुड़कर देखें तो ये केवल उस जन्मदात्री माँ की पुकार नहीं है, क्योंकि इस उम्र में तो वो माँ दशकों पहले पीछे छुड़ चुकी होती है। तो फिर जीवन की इस ढलती शाम में ये किसकी पुकार है? जब संसार के सारे स्वार्थ भरे रिश्ते अर्थहीन लगने लगते हैं ना, तब थका हुआ मुसाफिर एक ऐसे विश्राम की खोज करता है जहां उसे बिना शर्त के आदर मिल सके, जहां से ये साबित न करना पड़े कि वो कितना उपयोगी है, जहां पुराने टूट चुके शरीर के बावजूद उसे अपनाया जाए। और वो बिना शर्त वाला आदर केवल मातृभूमि दे सकती है। हमारे स्रोतों में अथर्ववेद की एक पंक्ति का उल्लेख है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या। भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। बिल्कुल। मास्टर जी के लिए ये पुकार धीरे धीरे भारत माता की पुकार बन जाती है। वे उसी मिट्टी में अंतिम विश्राम चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया था। ये मातृभूमि वाला पहलू ना इस निबंध को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, ये गीत आजादी की लड़ाई के दौरान प्रभात फेरियों में गाया जाता था। हाँ, उस समय ये एक राष्ट्रीय जागरण का गीत था। युवाओं को देश के लिए जगाया जाता था। और अब देखिए कि कैसे समय के साथ उसी गीत के मायने बदल गए हैं। कैसे? जीवन की संध्या में जो गीत कवि देश को जगाने के लिए था, अब वो एक आत्मजागरण का गीत बन गया है। अब मुसाफिर को इसलिए नहीं उठना कि कोई जुलूस निकालना है, बल्कि इसलिए उठना है क्योंकि जीवन की भोर हो रही है और उसे अपने भीतर के सत्य से मिलना है। बिल्कुल। लेकिन जब हम आजादी की लड़ाई और उन आदर्शों की बात करते हैं तो हमारे सामने एक बहुत ही तीखा और कड़वा यथार्थ भी आता है। वो राजनीतिक यथार्थ है ना? हाँ, मास्टर जी उस पीढ़ी से हैं जिन्होंने भगवती चरण वर्मा का वो गीत हम दीवानों की क्या हस्ती है गाते हुए अपनी पूरी जवानी देश के नाम कर दी थी। और विवेकी राय ने मास्टर जी के बहाने उस पीढ़ी के गहरे मोहभंग को उकेरा है। हम यहाँ निष्पक्ष रहते हुए केवल लेखक की पीड़ा बता रहे हैं। लेखक को लगता है कि आज उस भारत माता का अस्तित्व ही वोट तंत्र के बुलडोजर तले कुचल गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। लेखक के शब्द सच में बहुत मारक हैं। हाँ, वो लिखते हैं कि आजादी के दीवानों के सारे सपने आज कुर्सी, कमाई और भ्रष्टाचार के शोर में दब गए हैं, जहां टमाटर जैसा व्यक्ति लोकतंत्र के नाम पर नाच रहा है। ये उस पीढ़ी के दिल का दर्द है जिसने निस्वार्थ आजादी की लड़ाई लड़ी थी। सोचिए एक इंसान अपनी आंखों के सामने उन आदर्शों को धूल में मिलते हुए देख रहा है। सामान्य स्थिति में तो कोई भी इंसान टूट जाएगा ना।
वो कहेगा कि जिस देश के लिए मैंने इतना कुछ किया वो तो बर्बाद हो गया, अब मैं आखिरी समय में क्यों समाज का ठेका लूं? बिल्कुल, लेकिन मास्टर जी निराश नहीं होते, क्योंकि वे एक निर्माता हैं। एक सच्चा निर्माता कभी परिस्थितियों का रोना नहीं रोता। वो सर्वजन हिताय यानी सबके कल्याण के लिए काम करता रहता है। हाँ, समाज भले कितना भी भ्रष्ट क्यों न हो जाए, एक निर्माता अपनी आखिरी सांस तक निर्माण का ही विकल्प चुनेगा। उनकी वो लाइब्रेरी वही दिया है जो वो अंधेरे में जला रहे हैं। मास्टर जी के इस अडिग चरित्र को विवेकी राय ने जिस भाषा शैली में पिरोया है ना, वो भी बहुत दिलचस्प है। वो कैसे? यूजीसी नेट और अकादमिक ब्लॉग्स के तथ्य बताते हैं कि विवेकी राय ग्रामीण भारत की संवेदनशीलता को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनकी भाषा में एक अजीब सा विरोधाभास है। अच्छा, आप उन श्लोकों और भोजपुरी शब्दों की बात कर रही हैं? हाँ, एक तरफ वो उच्च कोटि के संस्कृत श्लोकों का इस्तेमाल करते हैं और ठीक उसी सांस में एकदम ठेठ भोजपुरी शब्दों का, जैसे गिरहत या प्रजा। ऐसा मिश्रण क्यों? अगर हम इसके पीछे का तंत्र समझें तो लेखक असल में मास्टर जी की स्थिति को अपनी भाषा में उतार रहा है। मतलब? जो संस्कृतनिष्ठ भाषा है वो मास्टर जी के उन दिव्य विचारों और आदर्शों का प्रतीक है, जबकि ठेठ भोजपुरी उस कठोर, खुरदरी और जर्जर होती भौतिक सच्चाई का प्रतीक है। उन्नत मस्तिष्क और जर्जर शरीर, ये विरोधाभास उनकी भाषा में साफ झलकता है। बिल्कुल, और साहित्य ब्लॉग्स में विवेकी राय की तुलना साठोत्तरी कविता के प्रखर कवि धूमिल से की गई है। धूमिल, जिनकी कविताओं में व्यवस्था के खिलाफ बहुत उग्र आक्रोश दिखता है। हाँ, लेकिन विवेकी राय का तरीका एकदम अलग है। वे भी उसी शोषित वर्ग और कामगार समाज की बात कर रहे हैं, वे भी राजनीति का खोखलापन दिखा रहे हैं। लेकिन उनका दृष्टिकोण धूमिल की तरह उग्र नहीं है। सही कहा, उनका दृष्टिकोण बहुत ही सभ्य, शालीन और धैर्यवान है। वे किसी राजनीतिक नारे का सहारा नहीं लेते, समाज की सड़ान दिखाते जरूर हैं, लेकिन उनका अंतिम स्वर हमेशा एक उम्मीद का होता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब यही कि उठ जाग मुसाफिर केवल एक बूढ़े व्यक्ति की दयनीय कहानी हरगिज नहीं है। यह एक विजेता की गाथा है, एक ऐसा आम मुसाफिर जो अपने निस्वार्थ कर्म और मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम के बल पर आखिरी पड़ाव पर भी हार नहीं मानता। मास्टर जगदीश बाबू उस टूटी चारपाई पर पड़े रहकर भी समय को मात दे रहे हैं। उन्होंने अपनी समझ की वो पूरी लाइब्रेरी अपने गांव को सौंपने का फैसला किया। उन्होंने दिखा दिया कि बुढ़ापा महान दान का समय है। मास्टर जी ने तो अपने अनुभवों की एक भौतिक लाइब्रेरी गांव को दे दी। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले ये हमें एक बहुत ही प्रासंगिक विचार के साथ छोड़ जाता है। कौन सा विचार? यही कि आज के इस डिजिटल युग में हमारी लाइब्रेरी क्या होगी। ये सोचने वाली बात है। आज जब हमारे हर विचार, हर कर्म, हमारी हर पसंद इंटरनेट पर दर्ज हो रही है, तो हमारा वो महान दान क्या होगा? क्या हमारा ये डिजिटल फुटप्रिंट आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान की एक अनमोल लाइब्रेरी बनेगा, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा डिजिटल कचरा बनकर रह जाएगा जिसे कोई मुड़कर देखना भी पसंद नहीं करेगा? मास्टर जी ने तो 95 साल की उम्र में अपनी विरासत तय कर ली थी। सवाल यह है कि जब हमारी बारी आएगी तो हमारी विरासत क्या होगी? क्या हम बस संचय करते रह जाएंगे? बहुत ही गहरा सवाल है श्रोताओं, आप भी इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा